हमने कोशिका के अंदर पढ़ा था जीन शब्द। तो जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन मुख्य रूप से डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे हम बार बार जीन शब्द का उपयोग न करते हुए फैक्टर या कारक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, दोनों एक ही चीज है। अब जीन होते क्या हैं? जीन जब कोशिका के अंदर हमने पढ़ा था तो आनुवंशिक लक्षणों की यूनिट होती है। उस समय हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो डीएनए क्या है? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिकल मटेरियल है, जिसकी जेनेटिकल यूनिट जो होती है वो डीएनए ना होते हुए क्या होती है? उसकी स्वतंत्र इकाई जीन होती है। यानी कि डीएनए की जो जेनेटिकल यूनिट है या हमारे लक्षण जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी एक यूनिट जो है, लास्ट यूनिट, वो कहलाती है जीन। उसको हम यहाँ पढ़ते समय फैक्टर के नाम से बार बार प्रोनाउंस करेंगे। फैक्टर शब्द का मतलब आप जीन से ही लगाएंगे, ठीक है, जिससे आपको याद रहे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जीन क्या है? यह एक आनुवंशिक लक्षणों को व्यक्त करने की एक स्वतंत्र इकाई है, इंडिपेंडेंट यूनिट है, जो कोशिका के अंदर पाई जाती है। कोशिका में कहाँ? तो डीएनए के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो जीन शब्द है इसके बारे में सबसे पहले जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में इस शब्द को यूज किया था, इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत की थी, ठीक है। उसके पहले अपन इसको फैक्टर के नाम से जानते थे, ठीक है। अब फैक्टर और जीन एक ही चीज है। ये फैक्चुअल प्रश्न है। प्री में अगर पूछा जाए कि जीन शब्द के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो जॉनसन ने दी। जेनेटिक्स शब्द को पहले किसने बताया, तो वेटसन ने बताया, 1905 में बताया। और ये थ्योरी किसने दी, तो मेंडल ने दी। तीनों में अंतर है, प्री में पूछे जाते हैं। अब जीन या कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रभावी और अप्रभावी। वही 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे, तो जो बच्चा जीत गया वो इसलिए जीत गया क्योंकि वो प्रभावी था, डोमिनेंट था। दूसरा वाला बच्चा हार गया, वो प्रभावी नहीं था, ठीक है, वो अप्रभावी था। अब जैसे लाइन लगी है स्कूल में, 10वीं क्लास का बच्चा है और तीसरी क्लास का बच्चा है, सब लाइन में लगे हुए हैं। 15 अगस्त या 26 जनवरी का समय चल रहा है, लड्डू बट रहे हैं, तो सब लाइन में खड़े हुए हैं और एक छोटा बच्चा यहाँ लाइन में खड़ा हुआ था, बड़े ने आके उसको धक्का दिया और वो हट गया वहां से, और बड़ा बच्चा लाइन में आके खड़ा हो गया। अब छोटा बच्चा बोल रहा है कि यहाँ हम खड़े थे, बोलता है बड़ा वाला चल भाग तेरी, तो यहाँ हम खड़े, तू पीछे जा। अब वो जो था वो अप्रभावी था, वो रिसीविंग था। उसने उस स्थिति को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया और दिमाग में रखा। क्या रखा? मौका मिलेगा तो हम भी बता देंगे कि कितना दम है, ठीक है। अब वो रिसीविंग है, वो उस कैरेक्टर को क्या रिसीव करके पीछे चला गया, और आगे आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, डोमिनेंट, यानी कि प्रभावी। कहने का तात्पर्य अगर हम इसको आगे पढ़ेंगे तो पहली जनरेशन में जो भी कैरेक्टर आपको दिखेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रभावी। उनके साथ अप्रभावी होने के बाद भी उनका प्रभाव दिखाई नहीं देगा। यानी कि इस लाइन में छोटे बच्चे भी होंगे लेकिन दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रभावी नहीं है, ठीक है। अगली परिभाषा की बात करेंगे तो अगली परिभाषा में इन कारकों के बारे में लिखा है परिभाषा के तौर पे कि ये प्रभावी क्या होते हैं, अप्रभावी क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बात सारी की सारी जो हो रही है वो मेंडल के अनुसार हो रही है। यहाँ पर मैं आपको केवल मेंडल के द्वारा दी गई थ्योरी को समझा रहा हूँ, मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, ठीक है। तो मेंडल के अनुसार क्या है कि वह कारक जो हमेशा पहली पीढ़ी में प्रभावी तौर से दिखाई देते हैं, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में जब ये मेल है ये फीमेल है, दोनों का क्रॉस कराया और पहली जनरेशन जो आई, पहली जनरेशन में जो कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रभावी होंगे, या जो प्रभावी कैरेक्टर होंगे केवल वही दिखाई देंगे। दोनों तरीके से आप बात बोल सकते हो। पहली बात ये बोल सकते हो कि पहली पीढ़ी में जो कैरेक्टर दिख रहे हैं वो प्रभावी हैं, या ये बोल सकते हो कि जो प्रभावी है वही दिखाई देंगे। जैसे इनको प्रदर्शित करने के लिए बार बार अपन इस्तेमाल करेंगे कुछ लेटर्स का। अगर मैं कहीं पे भी कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे किसी भी प्रकार का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ये समझ लेना कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर वो डोमिनेंट नहीं है तो मैं वहाँ पर उसी लेटर का स्मॉल लेटर इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल बार बार लिखे मिलेंगे। तो जब भी कैपिटल मिल जाएगा आप समझ लेना वो डोमिनेंट है, और जब
कैपिटल की जगह स्मॉल मिलेगा, समझ लेना वो डोमिनेंट नहीं है, रिसीविंग कैरेक्टर है। ठीक है, तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हम डोमिनेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और स्मॉल लेटर के अंदर हम रिसीविंग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो कहलाते हैं रिसीविंग कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कारकों के प्रदर्शन के बारे में कि ये कैरेक्टर्स जो है, ये कारक जो है, जो वेक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स प्रदर्शित किस प्रकार से होते हैं। तो जो प्रदर्शित होते हैं उनके कुल प्रकार से दो क्या है, नियम है या दो स्थितियां हैं। अगर मैं कहूं लंबा, तो लंबा इस तरह से लिखूंगा मैं, इसमें दोनों ही कैरेक्टर क्या हैं, प्रभावी हैं। अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो ये भी लंबा है, लेकिन इसके अंदर 100% प्रभावी गुण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो प्रभावी है लेकिन ये प्रभावी नहीं है। ये वही वाली बात होगी, इस लाइन के अंदर बड़े बच्चे भी लगे, छोटे बच्चे भी लगे हैं, लेकिन छोटे बच्चे क्या है, बड़े बच्चे के आगे चल नहीं पा रहे तो पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन आगे से देखोगे आप तो फिर पूरी लाइन लंबे बच्चों की ही दिखेगी, छोटे बच्चे तो दिखेंगे नहीं, हाइट ज़्यादा नहीं उनकी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये प्रभावी है। तो युग्म ऐसे, जोड़े ऐसे भी बनेंगे। तो जब एक जैसे आपको दिखेंगे, ये भी दिख सकता है आपको, दोनों स्मॉल हों, तो जब एक जैसे दिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे समयुग्मजी, यानी कि होमोजाइगस। जब एक जैसे कैरेक्टर आपको प्रदर्शित होते हुए दिखेंगे तो होमोजाइगस कहलाएंगे, और जब एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो हेटेरोजाइगस कहलाएंगे। जैसे अगर कैपिटल दिख रहे हैं तो होमोजाइगस हैं, और कैपिटल के साथ स्मॉल भी दिख रहे हैं तो हेटेरोजाइगस हैं। ये चीज़ आगे चल के आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो प्रत्येक जनक, कारक के प्रदर्शन के बारे में कुछ परिभाषा है। प्रत्येक जनक यानी कि जितने भी पेरेंट्स होते हैं, उनकी कायिक कोशिका में गुणों को प्रदर्शित करने के कुछ क्या पाए जाते हैं, कारक पाए जाते हैं, जो दो प्रकार के हैं, सब युग्मजी और विषम युग्मजी, यानी कि होमोजाइनस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस ऐसे होते हैं जब दोनों जो फैक्टर हैं वो एक जैसे हों, समान हों, और हेटेरोजाइगस कैसे होते हैं, जब दोनों फैक्टर एक जैसे समान नहीं हों। ठीक है, अब लक्षण की बात करें, जो अभी हमने बताया था कि दो प्रकार के लक्षण होते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब ये बताओ कि आप जब मुझे देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। जैसे मेरी दो कान दिखाई दे रहे होंगे, आँख दिखाई दे रही होगी, आँख पे चश्मा दिखाई दे रहा होगा, नाक दिखाई दे रही होगी, हाथ में मारकर, ये सारी चीज़ दिख रही होगी। कहने का तात्पर्य, जो भी जीव को देखकर हम महसूस करते हैं या हमको जो भी दिखाई दे रहा है, वो देखकर जो लक्षण हम महसूस करते हैं वो सब फिनोटाइप कैरेक्टर होते हैं। और उन फिनोटाइप कैरेक्टर की जेनेटिकल स्टडी जब हम करते हैं तो हमको प्राप्त होते हैं उनके जीनोटाइप लक्षण, यानी कि जेनेटिकल स्टडी करने के बाद जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वो जीनोटाइप कैरेक्टर होते हैं, और फिजिकली जो हमको देख के महसूस हो रहा है वो फिनोटाइप। याद रखने के लिए बढ़िया तरीका है। ठीक है, वह लक्षण जो बाहरी रूप से दिखाई देते हैं, यानी कि हमको एक्सटर्नली दिखाई दे रहे हैं, वह उनके द्वारा आनुवंशिक संगठन का पता नहीं चल पाता। जो भी आपको, जैसे कि मेरी नाक दिख रही, आँख दिख रही, मुँह दिख रही है, अब ये जो चीज़ें आपको जो दिख रही हैं उनके पीछे का जेनेटिकल आधार क्या है। कुछ बोलते हैं ना कि ये बच्चा जो अभी नया नया जन्म हुआ है उसको अपन बोलते हैं आंखें तो मम्मी पे गई हैं, नाक बुआ पे गई है, होठ चाची पे गए। इस तरह से अपन हिसाब लगा लेते हैं, बच्चा अभी जन्म हुआ ही है और तुरंत बोल देते हैं कि ये इस पे गया, वो उस पे गया। तो जो चीज़ें हमको देख के महसूस हुई वो फिनोटाइप कैरेक्टर था, और उसके पीछे का जेनेटिकल आधार हम अपने संबंधों में तुरंत बता देते थे। लेकिन जेनेटिक के आधार को पता करने के लिए मेंडल ने काफ़ी लंबी रिसर्च की है, और हम लोग बिना रिसर्च के बता देते हैं कि आँख बुआ पे गई है। ठीक है, तो उसके जेनेटिकल आधार को हम पता करते हैं तो जीनोटाइप कैरेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जो लंबा है, ठीक है, किसी का मुंह लंबा है, किसी की हाइट लंबी है, तो अपन वो देते हैं पापा की हाइट लंबी है तो ये पापा पे गया, हाइट के मामले में पापा पे गया है। किसी की हाइट कम है तो अपन बोलते हैं हाइट के मामले में मम्मी पे गया है। अगर मम्मी की हाइट कम है तो, अगर मम्मी की हाइट ज़्यादा है, पापा की हाइट कम है, तो अपन इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें गुण दिखाई देते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं वो फिनोटाइप हैं, और उन्हीं की जेनेटिकल स्टडी करने के बाद जो हमको प्राप्त होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी, तो ये उसके लंबे होने के पीछे का जेनेटिकल आधार है।
तो ये जो समझ में आता है हमको वो है जीनोटाइप कैरेक्टर। ठीक है, तो जीनोटाइप फिनोटाइप दो प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। इसके बाद एलील, एलील इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर के तौर पे मेंस में पूछ लेता है वो। एलील क्या है? एक गुण के विभिन्न पर्याय रूपों को, एक ही गुण जैसे कि लंबा और बौना, अगर पौधा लंबा है तो लंबा है, लंबा नहीं है तो क्या है? बौना है। तो एक ही गुण के 2 रूप हो गए ना प्रदर्शित करने वाले, लंबा और बौना। प्रदर्शित करने वाले कारक एक दूसरे के लिए एलील कहलाते हैं, यानी कि, और याद रखना हमेशा जो गुणसूत्र लिखे जाएंगे वो जोड़े में ही लिखे जाएंगे, कभी एक लिख के नहीं छोड़ देना, क्योंकि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में ही प्रदर्शित होंगे और दोनों एलील जो है वो एक दूसरे के लिए क्या काम करते हैं? लक्षण के या कैरेक्टर के रूप में व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। अब जनरेशन क्या है? इस शब्द का भी हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो जनरेशन क्या होती है? जैसे कि ये माता है, ये पिता है, इनके क्रॉस करने के बाद जो अगली संतान उत्पन्न हो रही है उसको हम कह देते हैं फर्स्ट जनरेशन या F1 पीढ़ी। जब वो F1 पीढ़ी आगे चल के क्रॉस करके नए संतान को उत्पन्न करेगी तो उसको हम कह देंगे F2 पीढ़ी, और ये लगातार चलती जाएगी। यानी कि पहली जनरेशन F1, दूसरी जनरेशन F2, तीसरी जनरेशन F3, और लगातार ये जनरेशन बाई जनरेशन क्रॉस चलते रहेंगे। ठीक, जैसा कि हमने पिछले सिद्धांत में पढ़ा था, 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटी, तो 21 जनरेशन हो गए, F21, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो मेंडल के अनुसार माता पिता अर्थात जनक से उत्पन्न संतान पहली पीढ़ी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। जो भी संतान उत्पन्न होगी उसको हम पहली पीढ़ी काउंट करेंगे। पहली पीढ़ी के बाद उत्पन्न अगली संतान दूसरी पीढ़ी, फिर उसके बाद तीसरी पीढ़ी, और ये क्रम चलता रहेगा। ठीक, इसी प्रकार से क्रम क्या है? चलता रहेगा। पहली पीढ़ी को हम F1 लिखते हैं, दूसरी पीढ़ी को F2 लिखते हैं। अब इस पीढ़ी को, जनरेशन को अपन G1 लिख सकते हैं, G2 लिख सकते हैं, G3 लिख सकते हैं, G4 लिख सकते हैं, लेकिन लिख नहीं रहे, F1 ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि भाई साहब हम पढ़ रहे हैं मेंडल के सिद्धांत। तो मेंडल ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनके सिद्धांतों को समझ सकें। तो F1 का मतलब फर्स्ट पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। कंप्यूटर नहीं चल रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं चल रही कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्रॉस के बारे में। क्रॉस भी 2 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जब हम किसी एक लक्षण को लेकर चलेंगे और उसके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो उसको अपन बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक के अलावा 2 लक्षण होंगे तो दोनों लक्षण के बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो उसको बोलेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरीय क्रॉस। कैसे? जैसे कि गोल और पीला, गोल और पीला, ये जो बीज है आपका वो तो गोल है और उसका रंग क्या है? पीला। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर हो गए, बीज का रंग और बीज का आकार। तो 2 लक्षणों के बीच क्रॉस हो रहा है तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से समझेंगे। और अगर एक ही लक्षण को लेके चलेंगे, जैसे कि लंबे पौधे और बौने पौधे, यहाँ पे लक्षण एक ही है, लंबापन। अगर वो लंबा नहीं है तो वो लंबा नहीं है, मतलब बौना है। लक्षण एक ही है, लंबापन। जैसे मेरी हाइट अच्छी है तो मैं लंबा हूँ, मेरी हाइट अच्छी नहीं है तो मैं बौना हूँ। यहाँ पे हाइट को कैरेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पे गोल और पीले 2 लक्षण लिए गए हैं। अगर वो गोल होगा तो गोल है, गोल नहीं होगा तो झुर्रीदार भी हो सकता है, ये उसका अप्रभावी लक्षण हुआ। अगर वो पीला है तो वो पीला है, पीला नहीं है तो उसका रंग हरा भी हो सकता है। तो ये जब हम 2 कैरेक्टर को लेके चलेंगे तो उसको हम बोलेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, और एक को लेके चलेंगे तो उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मेंडल ने क्या किया? पहली पीढ़ी में जोड़ी जो रहेंगी उनके विपरीत लक्षणों या उसके बाद में जो विपरीत लक्षण आएंगे उन सबको एक एक करके क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद उन्होंने ये इस प्रकार की थ्योरी दी। ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है वो आपको समझने को तीसरे सिद्धांत में मदद करेगी, और जो पहला और दूसरा सिद्धांत है वहाँ आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब लास्ट चीज़ और रह गई है, वो है परागण यानी कि पोलिनेशन। चूँकि मटर के पौधे पर इन्होंने सारी की सारी थ्योरी डेवलप की थी, इसलिए पौधों के अंदर जो परागण की क्रिया है वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक पौधा है, इस पौधे में लगा हुआ है एक फूल, और फूल जो लगा है, फूल को ले गया राजकुमार
ठीक है। अब ये जो फूल है, अब इस फूल के अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों होंगे। अब वो मेल गैमेट से उड़कर जो पराग कण है फीमेल गैमेट पे बैठेंगे और वो क्रिया कहलाएगी परागण यानी कि पोलिनेशन की। ठीक है। अब वो जो परागण की क्रिया है, यदि वो अपने आप हो जा रही तो उसको कहेंगे स्वपरागण। यदि वो अपने आप नहीं हो रही, किसी दूसरे माध्यम से हो रही, तो उसको कहेंगे परपरागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पे कीड़े मकोड़े आपके लिए सहायक होंगे, आपके लिए मतलब पौधों के लिए। ठीक है। अपने आप मतलब हवा के माध्यम से वो पराग कण उड़कर मेल से फीमेल पर बैठ जाए तो वो स्वपरागण हो गया। ठीक है। अब उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? इसलिए नहीं कि भैया उसके गार्डन में लगे थे, वो दूसरे गार्डन भी जा सकता था। ठीक है। और गार्डन में आजकल ग्रुप स्टडियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए अपन गार्डन नहीं जाएं, अपन घर पे ही पढ़ लें। ठीक है। गार्डन में मेंडल गए और थ्योरी दे दी, तुम भी जाओगे, अगली थ्योरी आ जाएगी, सिलेबस में जुड़ेगी, अगले वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे। वैसे थ्योरी देना अच्छी बात है। तो गार्डन के अंदर मटर के पौधे थे, इसीलिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मटर के पौधों को इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मटर के पौधे में होता है स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, ये उसकी विशिष्टता है। और दूसरा उसको चुनने के पीछे कारण था कि मटर के पौधे की जो जनरेशन है वो एक साल के अंदर 4 बार बोई जा सकती है, यानी कि 4 जो ड्यूरेशन है उन एक फसल को 4 बार, एक साल के अंदर इस फसल को अपन 4 बार कर सकते हैं। ठीक है। 3-3 महीने के अंतराल में ये फसल उत्पन्न हो जाती है। अगर अपन गेहूं को लेते तो एक साल में एक ही बार हो रही है, तो पता चले कि इनको बहुत लंबा समय लगेगा। तो दूसरा कारण मटर के पौधे को लेने का यही था कि ये एक साल के अंदर 4 बार या कम से कम 3 बार उगाई जा सकती थी। तो 2 विशिष्ट कारण थे। ठीक है। तो स्वपरागण क्या है? इस क्रिया के अंतर्गत एक पुष्प के पराग कण पोलन ग्रेन्स उसी पुष्प अथवा उसी पुष्प की जो दूसरी प्रजाति होगी आसपास, उस पर जाकर गिरते हैं, तो वो कहलाता है स्वपरागण। वर्तिका मतलब जो फीमेल गैमेट का पहला भाग होता है। ठीक है। यदि यही क्रिया किसी दूसरे के माध्यम से हो रही है तो वो कहलाएगा परपरागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन।